सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? चलो चले आइए, आज हम एक नए बिंदु पर, अपने पाठ्यक्रम के एक नए शिक्षण बिंदु पर मिलकर के अध्ययन करेंगे। वो है अपना पद परिचय। पिछले वीडियो में हमने भाषा, व्याकरण, लिपि के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज एक नया शिक्षण बिंदु है पद परिचय। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, है ना। दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना, वरना तो मैं बता रहा हूँ टूट फूट हो जाएगा, है ना। तो अपने क्या करना है, पद परिचय पर विस्तार से चर्चा करनी है। पद के बारे में हमने थोड़ा सा पहले पढ़ भी चुका है। क्यों? हमने चर्चा की थी कि पद है, किसे कहते हैं पद, हमने चर्चा की थी, कर चुके हैं इसके बारे में अध्ययन कि पद होता क्या है। देखिए डियर, पद क्या है। मैंने कहा था कि यदि कोई शब्द है, उसका प्रयोग हम जब वाक्य में कर देते हैं तो वह शब्द नहीं होता, वह शब्द पद बन जाता है। जैसे हमने चर्चा की थी, जैसे ये एक मोहन है। अब मोहन, हिंदी के अनुसार ये मोहन क्या है? हिंदी के अनुसार डियर ये मोहन क्या है? शब्द है। और इस मोहन का प्रयोग मैं जब वाक्य में कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। अब ये तो क्या हो गया? वाक्य हो गया। और अब ये मोहन क्या है? अब ये मोहन है पद। इसी पद के परिचय की बात करेंगे कि ये मोहन पद तो है, लेकिन व्याकरण के अनुसार ये क्या है, इसमें लिंग कौन सा है, इसमें वचन कौन सा है ना। और ये संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि या क्रिया है। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द का, ये जो मोहन है ये शब्द था अकेले होने के कारण, और इस मोहन का प्रयोग हमने किस में कर दिया? वाक्य में कर दिया। तो ये मोहन अब क्या बन गया? अब ये मोहन क्या बन गया? पद बन गया। अब ये मोहन है वो व्याकरण की दृष्टि से कैसा है? अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय करवाना ही क्या कहलाता है? पद परिचय। अर्थात कोई शब्द अकेला है तो वो शब्द है, और उस शब्द का प्रयोग जब वाक्य में कर दिया जाता है तो वह शब्द पद बन जाता है। अब वह पद व्याकरण की दृष्टि से कैसा है? व्याकरण की दृष्टि से इस मोहन का हम परिचय करवाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि ये मोहन क्या है। अर्थात किसी भी पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय कराना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। विद्यार्थियों, क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। तो जिस प्रकार से आप जहां कभी जाते हैं तो आपका परिचय होता है ना, भी आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, है ना। इस प्रकार का परिचय आपका होता है, या आप परिचय करते हैं या करवाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से इस पद का हम क्या करेंगे? परिचय करेंगे। इस पद का हम क्या करेंगे? परिचय करेंगे। तो पद का परिचय करवाना ही क्या है? पद परिचय। दोबारा मैं परिभाषा बता रहा हूं कि किसी भी शब्द का प्रयोग जब व्याकरण, किसी भी शब्द का प्रयोग जब वाक्य में कर दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। और उस पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय करवाना ही क्या कहलाता है? पद परिचय। तो मैं इस पद परिचय की परिभाषा यहां पर लिख दूं। क्या परिभाषा होगी? परिभाषा क्या होगी? आपको मालूम चल गया होगा कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द या पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय कराना ही पद परिचय कहलाता है। और पद परिचय के बीच में क्या आएगा? योजक चिन्ह। पद परिचय कहलाता है। हालांकि पद परिचय की परिभाषा आपको याद नहीं करनी है, एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आएगा उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। मैं तो अभी बता रहा हूं कि पद परिचय होता क्या है, एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आता है उसकी चर्चा मैं आपको बाद में बताऊंगा ना। तो शब्द, यहां पर आप शब्द का इस्तेमाल नहीं करें,
तो बेटर रहेगा, क्यों कई विद्यार्थी डाफा चुक हो जाएंगे सर शब्द पद तो अलग अलग होता है। तो ध्यान रखें, आप इतना ही कर दें कि अगला अकेला शब्द है, वाक्य से किसी भी पद को बाहर निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, शब्द। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया, परिभाषा यदि आप पद के लिए दोगे तो बेटर रहेगा कि वाक्य में प्रयुक्त पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय कराना ही क्या कहलाता है, पद परिचय। और ये परिभाषा हम किसकी दे रहे थे, पद परिचय की। तो हेडिंग आप डाल दीजिएगा पद परिचय। किसका पद परिचय, ओके। तो पद परिचय की परिभाषा क्या होगी, वाक्य में प्रयुक्त पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय कराना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। पद के बारे में हमने आसानी से जान लिया, पद परिचय होता क्या है। उस वाक्य में जब शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह पद हो जाता है। अब उस पद का हम परिचय करेंगे कि वो व्याकरण की दृष्टि से कैसा है, अर्थात उसमें लिंग कौन सा है, इसमें वचन कौन सा है, वो संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो वो क्या, उसका क्या हो जाएगा, पद का क्या हो जाएगा, परिचय हो जाएगा। अब रही बात कि अपने जो पद के प्रकार हैं, अब हम बात करेंगे पद के प्रकार। पद के प्रकार, तो पद के प्रकार डियर कितने होते हैं, पद के प्रकार होते हैं 2 प्रकार होते हैं। पद के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से आप देख लीजिएगा। मैं नंबर 1 की बात करूं, वो होता है विकारी। कौन सा होगा, विकारी पद होगा। मैंने यहां पर लिख लिया नंबर 1 विकारी। विकारी पद वह, परिभाषा याद नहीं करनी अभी। विकारी पद वह होता है जिसका रूप लिंग वचन कारक काल के आधार पर बदल जाता है। अर्थात जो शब्द लिंग वचन काल या कारक के आधार पर अपने आप में बदल जाता है या रूप परिवर्तन हो जाता है तो विकारी शब्द कहलाता है या विकारी पद कहलाता है। नंबर 2 की बात करें, दूसरा पद नाम है, दूसरा पद क्या होगा, अविकारी होगा। कौन सा होगा, अविकारी पद होगा। दूसरे पद की बात करूं तो वो है अविकारी। अविकारी, ए का मतलब क्या होता है, नहीं। अविकारी जो शब्द लिंग वचन काल या कारक के आधार पर अपना रूप परिवर्तन नहीं करता है। रूप परिवर्तन हो जाता है किसी शब्द में, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, कारक के आधार पर। जब किसी शब्द का रूप परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का का लड़के कर देते हैं, लड़का का लड़की कर देते हैं, है ना, इस प्रकार से शब्दों में जब परिवर्तन हो जाता है इसका मतलब वो शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। और यदि किसी शब्द का रूप परिवर्तन होता ही नहीं है, लिंग वचन काल या कारक के आधार पर किसी शब्द पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बोले तो प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं स्थान की बात करूं, जैसे आज, कल, वहां, तो हम आज को आज जो नहीं कर सकते, कल को कलो नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें आज, कल, यहाँ, वहां, इधर, उधर, ये सब क्या है, अविकारी है, जिसके आधार पर इनमें रूप परिवर्तन नहीं होता। आगे हम बात करें विकारी शब्द भी। विकारी शब्द भी क्या होते हैं, विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की मैं बात करूं, नंबर 1 की मैं बात करूं क्या, संज्ञा। नंबर 1 की बात करूं संज्ञा। नंबर 2 सर्वनाम। नंबर 2 सर्वनाम। नंबर 3 विशेषण। कौन सा शेषण, विशेषण। और नंबर 4 की बात करूं वो है आपकी क्रिया, प्रया नहीं क्रिया, ये नंबर 4 हो गया, है ना। अर्थात विकारी शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द है वो 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को हम पढ़ेंगे तो इनके शब्दों में लिंग वचन काल या कारक के आधार पर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, रूप परिवर्तन हो जाएगा। ये क्या कहलाते हैं, विकारी। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये 4 हैं जो विकारी के भेद माने जाते हैं और अपने आप में इनका रूप परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये सारे शब्द हैं ये क्या कहलाएंगे, विकारी कहलाएंगे। नेक्स्ट में बात करूं किसकी, अविकारी की। तो अविकारी के भी कितने भेद होते हैं,
4 भेद होते हैं। नंबर 1 है क्रिया विशेषण। कौन सा शेषण? क्रिया विशेषण। और नंबर 2 की बात करूं, संबंधबोधक अव्यय। इस अविकारी को डियर क्या भी कहा जा सकता है? अव्यय भी कहा जा सकता है, जिसका अर्थ होता है अव्यय, जिसका खर्च नहीं होता, अर्थात अविकारी। तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंधबोधक अव्यय, और नंबर 3 होगा समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा? से समुच्चय बोधक अव्यय। और नंबर 4 की बात करूं, विस्मयादि बोधक अव्यय। सर क्या पढ़ा रहे, हम तो ये सुना नहीं तूने, अब सुन ले। दुनिया का मैं कह रहा हूं कि यदि मैंने पढ़ा दिया तो आपका कोई भी गलत नहीं कर सकता, सीधी सी बात है ना। कठिन है, लेकिन कठिन को आपके लिए मैं सरल बना करके छोड़ूंगा। अब इनका हम सभी का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। किनका? इन 4 इनका अविकारी चारों को पढ़ेंगे और विकारी चारों को पढ़ेंगे। तब हमारा क्या हो जाएगा? पद परिचय पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद परिचय पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तब हो जाएगा आपका पद परिचय, हम कर पाएंगे आसानी से। यानी पद परिचय करने के लिए हमें 2 प्रकार के पदों को ध्यान में रखना पड़ेगा, विकारी और अविकारी। अब विकारी क्या होते हैं? जिन शब्दों का लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर रूप परिवर्तन हो जाता है वो विकारी पद कहलाते हैं। और विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है, और अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अर्थात इन चारों को पढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार का इनमें लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा। मैं आपको ये बातें सारी क्यों बता रहा हूं? सर क्या पद परिचय में इतनी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी? डियर रखनी पड़ेगी। अभी आपको याद कुछ नहीं करना, अभी करना क्या है आपको वो आगे बात बताऊं। मैं आपको एक पॉइंट पर ले जाना चाह रहा हूं कि पद परिचय को पढ़ने के लिए पद परिचय हर किसी का सही नहीं होता है, और नए अध्यापक कक्षा में इतनी गूढ़ बातें बताता है। इसलिए मैं कहता हूं हम पढ़ेंगे गूढ़ तरीके से, आगे भी जिंदगी में आपके काम आएगा। और दूसरी बात, पद परिचय हर प्रकार की कंपटीशन में काम आता है, आगे भी काम आएगा, 12वीं में भी काम आएगा, 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा पद परिचय। कई लोग एक वचन और लिंग के बारे में बता सकते हैं, लेकिन आगे उनको जानकारी नहीं होती। मैं कहता हूं कि पद परिचय यदि करना है तो 8 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बोले तो विकारी और अविकारी का नॉलेज, बोले तो ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी विद्यार्थी है वो पद परिचय कर सकता है। बिना जानकारी के पद परिचय कर ही नहीं सकता। रट्टा लगाना ही नहीं है, समझना है। इन चारों को समझ लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके काट नहीं सकती क्या नंबर। हमें कटवाना नहीं है, हमें बढ़वाना है। बढ़वाने के लिए हमें विकारी को और अविकारी को समझना होगा। सर कैसे? मैं बताऊं कैसे। कि यदि एक अंग्रेज को कोई कह दे, अंग्रेज के सामने खड़ा कर दे किसको? एक बकरी को, एक भेड़ को, एक ऊंट को, एक गंडक को खड़ा कर दे, और उस अंग्रेज को कह दे कि इसमें गंडक कौन सा है। अंग्रेज नहीं बता पाएगा गंडक। क्यों? क्योंकि उन चारों के बारे में पता ही नहीं है कि बकरी की विशेषता क्या होती है, ऊंट की क्या विशेषता होती है, और गंडक की क्या विशेषता होती है। यदि उन चारों की विशेषता उस अंग्रेज को बता दी जाए तो वो अंग्रेज आसानी से बता सकता है कि ये जो कोने में खड़ा है वो गंडक है। डियर उसी प्रकार से इन चारों को हम पढ़ लेंगे तो आपको चाहे किसी भी प्रकार का वाक्य पूछ लिया जाए, वाक्य में से किसी भी प्रकार के पद के परिचय के बारे में पूछ लिया जाए, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरा विद्यार्थी है वो आसानी से इनका पद परिचय कर देगा। परीक्षा में सवाल किस प्रकार से आता है, प्रश्न किस हिसाब से आता है, उसके बारे में देखिएगा। जैसे मैं बात करूं, प्रश्न इस हिसाब से आएगा। जैसे मैं नंबर 1 करूं कि राधा सुंदर है। राधा सुंदर है। दूसरा प्रश्न मैं यहां पर लिखूं कि महावीर
महावीर अच्छा लड़का है। महावीर अच्छा लड़का है। मंजू पुस्तक पढ़ती है। इस प्रकार से प्रश्न आएगा और आपको अंडरलाइन कर देगा राधा, सुंदर, महावीर, अच्छा, मंजू, पुस्तक। अरे एक मान लीजिए पढ़ती है। इस प्रकार से रेखांकित किया हुआ शब्द आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा और आगे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ये प्रश्न आ गया, ये प्रश्न एक ही आएगा और कहा दो भी आ सकते हैं, एक नंबर के। पद परिचय 2 नंबर का है, या तो 2 वाक्य पूछ करके उनको रेखांकित करके आपसे पद परिचय करवाएगा, या एक वाक्य में 2-3 शब्दों को अंडरलाइन कर देगा, वो पद बन जाएंगे, है ना। अब देख लीजिए ये राधा क्या है। अब ये राधा पद है। अब आप मुझे पूछोगे नहीं, डाउट नहीं होनी चाहिए राधा पद क्यों है। इस राधा को पकड़ करके मैं यहां पर ले जाऊं तो ये राधा क्या है डियर। अब ये राधा क्या है, शब्द है। लेकिन अब ये राधा क्या है, पद है। अब ये राधा क्या है, पद है, क्योंकि इस राधा का प्रयोग मैंने शब्द में कर दिया। और तो किसी शब्द का प्रयोग जब वाक्य में कर दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है विद्यार्थियों, वह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो ये हमारा रेखांकित किया हुआ मिलेगा एग्जाम में। आपको उसी का पद परिचय करना है जिस शब्द के नीचे, बोले तो जिस पद के नीचे क्या किया गया हो, रेखांकित या अंडरलाइन किया गया हो। तो ये अंडरलाइन है, रेखांकित बोल सकते हैं। इसका पद परिचय करना। अब आप इनका पद परिचय तभी कर सकते हैं जब आपको इनके बारे में, इन शब्दों के बारे में ज्ञान हो। अर्थात राधा क्या है। राधा एक लड़की नहीं है, राधा स्त्रीलिंग है, राधा एक वचन है, राधा में कर्ता कारक है ना। तो इस प्रकार के शब्दों का ज्ञान कब हो। ये संज्ञा क्यों है, ये सुंदर क्या है, ये सुंदर विशेषण है। लेकिन कईयों को पता नहीं चलेगा सर विशेषण किस है, क्या पता चला ये विशेषण है। हम इन विकारी के 4 भेदों को, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सुंदर विशेषण क्यों है। अब महावीर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्यों नहीं हो सकती, इसकी चर्चा हम संज्ञा को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अच्छा एक गुणवाचक विशेषण है। अब उन विद्यार्थियों को पता नहीं चलेगा जिन्होंने उन विकारी और अविकारी को नहीं पढ़ रखा है। इसलिए डियर, अब ये मंजू एक लड़की का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, और ये क्या है, क्रिया है ना। तो इनका पता तभी चलेगा जब हम विकारी और अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे। इसीलिए पद परिचय को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, नंबर नहीं टूटने चाहिए, अच्छे से अच्छे नंबर आपको लाना है। तो डियर, विकारी और अविकारी शब्दों को पढ़ना होगा। आगे प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा, जैसे राधा सुंदर है, रेखांकित किए गए पदों का पद परिचय कीजिए। तो हम राधा का और सुंदर का अलग अलग क्या करेंगे, पद परिचय करेंगे। तो इन पदों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि इसमें संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण है, या समुच्चय बोधक है, या संबंध बोधक है, या विस्मयादि बोधक है। इन 8 के बारे में हम आसानी से संक्षिप्त रूप से अध्ययन कर लेंगे तो हमें पद परिचय करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दुनिया का कोई सा भी उदाहरण हमारे सामने पेश कर दे तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इनको पढ़ने से पहले, परिचय करने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, विकारी और अविकारी शब्दों को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आगे बात करता हूं किसकी, विकारी शब्द की। और विकारी शब्द में पहला टॉपिक क्या आता है, पहला आता है संज्ञा। विकारी का पहला भेद क्या है, संज्ञा। संज्ञा के बारे में जानेंगे, संज्ञा को जान लेंगे। उसके बाद में यदि एग्जाम में संज्ञा से संबंधित कोई प्रश्न आ गया तो दुनिया की कोई भी ताकत है वो अपने प्रश्न का उत्तर है वो गलत नहीं कर सकती। अब आपको संज्ञा की परिभाषा याद नहीं करनी है, संज्ञा की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि एग्जाम में अपने पाठ्यक्रम में पद परिचय है। लेकिन पद परिचय को सीखने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें विकारी शब्दों को पढ़ना पड़ेगा। और विकारी के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसमें से विकारी का पहला भेद है संज्ञा। आपने पढ़ा होगा कि किसी वस्तु, स्थान, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। छोड़ दीजिए, ये छोटे बच्चों के चौंचले होते हैं। संज्ञा उसको कहते हैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें जो कोई भी दिखाई देता है या महसूस होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। या तो आपको दिखाई देगा या फिर महसूस होगा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आप मुंह फाड़ करके सुबह से लेकर शाम तक
जो कुछ भी देखते हैं वो संज्ञा है, और जो दिखाई नहीं देता वो भी संज्ञा है। जिनको महसूस करते हैं, जैसे प्यार, आपने देखा है कि प्यार कितना बड़ा होता है। वह उछल उछल कर किसी से गले मिल रहा है और हम सोचेंगे सर प्यार हो गया। अब किसी ने देखा है कि प्यार कितना बड़ा होता है, ये महसूस होता है। जिसको महसूस कर सकते हैं, एहसास होता है, वो भी संज्ञा होती है। क्यों? वो संज्ञा होती है लेकिन अदृश्य होती है, उनको महसूस कर सकते हैं। और जो दिखाई देता है वो क्या होता है? दृश्य होता है। जिनको हाथ, जो दृश्य होता है उनके हाथ लगा करके देख सकते हैं, जो अदृश्य होगा उनको हम छू भी नहीं पाएंगे। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ बोले तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ब्रह्मांड। कौन सा मांड? ब्रह्मांड में दिखाई प्लस महसूस। पूरी परिभाषा नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि आपको याद ही नहीं करना, समझना है कि संज्ञा होती क्या है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है या फिर जो कुछ भी महसूस होता है, उसके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। डियर, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आगे मैं बात करूं कि संज्ञा के भी क्या होते हैं? भेद होते हैं। अरे वारे सर क्या हो रही है, क्यों को नहीं हो रही हो? संज्ञा के भी क्या होते हैं? भेद होते हैं। आपने आज तक हिंदी पढ़ी है लेकिन समझी नहीं है ना, रट्टी है। तो नंबर 1 की बात करूं मैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 व्यक्ति वाचक। संज्ञा का पहला भेद कौन सा है? व्यक्ति वाचक। दूसरे भेद की बात करूं मैं तो इसका नाम है जाति वाचक। तीसरे भेद की बात करूं डियर मैं तो इसका नाम है भाववाचक। तीनों को मैं समझा देता हूं यहीं। अब जातिवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा याद नहीं करनी, हमें तो शब्दों को समझना है कि कोई शब्द अपने को दे दे और पूछ ले कि संज्ञा कौन सी है तो वो संज्ञा हम बता दें। बस इतना काम बता रहा हूं मैं आपको। अब मैं संज्ञा पढ़ा रहा हूं तो मेरा दायित्व बनता है कि संज्ञा किसे कहते हैं मैं परिभाषा बताऊं, लेकिन मैं कह रहा हूं परिभाषा याद नहीं करनी है, मैं बता रहा हूं आपको। दायित्व है मेरा, अधिकार है मेरा। लेकिन आपको तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कोई शब्द दे दे तो उन शब्दों की पहचान करनी है, ये शब्द फलानी संज्ञा है। मैं कहता हूं संज्ञा को पढ़ने के बाद में आपको कोई सा भी शब्द दे दिया जाए तो मुझे पूरा पूरा यकीन है, भरोसा है, दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से कोई भी शब्द दे दिया जाए, यदि उसमें संज्ञा है तो मेरा विद्यार्थी यहां तक बता देगा संज्ञा नहीं, संज्ञा का फलाना भेद है। और फलाना भेद है उसकी जानकारी वो तभी देगा जब हम तीनों संज्ञाओं के बारे में आसानी से समझ पाएंगे, है ना। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है भाई? निश्चित नाम। इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे जगह हो, चाहे भाव हो, उसका निश्चित नाम मिलेगा। निश्चित नाम मिलेगा, वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी डियर। कौन सी संज्ञा होगी? कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहां पर मैं लिख दूं निश्चित नाम। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान का निश्चित नाम का पता चल जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तीनों में कंपैरिजन देख लेना आप, उसके बाद मैं उदाहरणों की बात करूंगा। और जातिवाचक में क्या होता है? जातिवाचक में जाति, किसी की जाति, और जाति के साथ साथ में किसका बोध होगा? समूह का बोध होगा। समूह में मुंह बड़ा लगेगा। जाति प्लस समूह का बोध होता है, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक में केवल और केवल आपको क्या मिलेगा? भाव। दूध का भाव नहीं मिलेगा। अंदर के विचार हैं, अंदर के जो भाव हैं जिनको हम देख नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। जो दिखाई नहीं देता उन्हीं को तो महसूस करते हैं। और उस प्रकार के शब्द किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। अब देख लीजिएगा और देखिए इसकी डेफिनेशन, विशेषता क्या है। परिभाषा याद नहीं करनी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं और किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह के जाति और समूह के नाम को क्या कहते हैं? जातिवाचक। ये परिभाषा याद नहीं, हमें तो शब्दों को पहचाना है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक का होगा, कौन सा शब्द जातिवाचक का होगा और कौन सा शब्द भाववाचक का होगा। ये धीरे धीरे मैं ले जा रहा हूं आपको मंजिल की तरफ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
आप पढ़ना क्या चाह रहे हैं और आपको क्या पढ़ना चाहिए। छोड़ दीजिए विकारी शब्द की परिभाषा, छोड़ दीजिए अविकारी की परिभाषा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं ये व्यक्तिवाचक जातिवाद देखो कि कहां से कहां निकल रहे हैं हम पद परिचय से चले। पद होता क्या ये हम पहले की कक्षा में पढ़ चुके थे। पद होता क्या उसकी पहले के बारे में कक्षा में पढ़ चुके थे। देखिए ये पद के बारे में हमने देखा था कि वाक्य में प्रयुक्त जो पद है उसका व्याकरण की दृष्टि से परिचय करवाने तो क्या हो गया, पद परिचय हो गया, है ना। और पद भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ध्यान में रखना है, सिर्फ याद नहीं करना है। विकारी और अविकारी। विकारी भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अविकारी भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। क्यों क्यों पढ़ाया मैंने ये बात, ये बातें हम चारों, ये 4 पढ़ेंगे, ये 4 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। कहीं से भी किसी का भी शब्द देकर के आपको पूछा जा सकता है। जैसे प्रियंका धीरे धीरे चलती है तो धीरे धीरे को अंडरलाइन कर देगा वो, तो बताओ पद परिचय। अब बच्चे आपको पता ही नहीं होगा कि धीरे धीरे, कई तो देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो वही विद्यार्थी करेगा जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं कहता हूं धीरे धीरे, इनको पढ़ाने के बाद में आपको पूछ लेगा कोई कि धीरे धीरे क्या है, बता देगा मेरा विद्यार्थी, मुझे पूरा विश्वास है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पद के प्रकार 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के भी 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसमें से विकारी का पहला भेद हम अब पढ़ रहे हैं। संज्ञा को पढ़ने के बाद में यदि परीक्षा में संज्ञा से संबंधित कोई शब्द आ जाए और उसके नीचे रेखांकित किया हुआ मिल जाए और आपको ये पूछ ले कि इसका पद परिचय कीजिए, तो आप तोड़ मरोड़ करके मस्ती से उसका जवाब देना। और कैसे देना है, लिखने का तरीका क्या होगा, ये मैं संज्ञा का टॉपिक पूरा होते ही आपको बता दूंगा। हम यहां पर आए थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या एक निश्चित नाम होता है। किसका निश्चित नाम, कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जगह हो, उसका यदि निश्चित नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति, वस्तु या जगह की जाति या समूह के बारे में जानकारी मिले तो जातिवाचक हो गया, और उनका जो भाव का बोध हो रहा है तो भाववाचक संज्ञा हो गई। सीधी सी बात है सर, एक में सब कुछ। हाँ, एक में सब कुछ। अब आगे मैं बात करूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो सदैव, मैं कब की बात कह रहा हूं, आज की बात नहीं, सभी के लिए, हमेशा के लिए बात कह रहा हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण होते हैं वो एक वचन में होते हैं। डियर, किस वचन में होंगे, एक वचन में। जिस शब्द में आपको ये लगे कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो एक वचन होगा। किसमें होगा, एक वचन। जैसे मेरा अपना नाम विनोद है तो मेरा संज्ञा तो क्या हो जाएगा, निश्चित नाम हो गया, तो कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक। और वचन कौन सा है, एक वचन है। इसलिए आपके अपने अकेले अपने आप का जो नाम है उसमें भी कौन सा वचन होगा, एक वचन होगा। और जातिवाचक संज्ञा में डियर क्या होता है, नुकसान नहीं होता, एक वचन भी होता है और इसमें बहुवचन भी होता है। बहुवचन अर्थात जातिवाचक संज्ञा में शब्द है वो एक वचन के भी हो सकते हैं और किसके भी हो सकते हैं, बहुवचन के भी हो सकते हैं। और भाववाचक संज्ञा में सदैव संज्ञा किसमें होती है, एक वचन में। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान रखना, कहीं भी पढ़ने को देखने को नहीं मिलेगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे उदाहरण सदैव एक वचन में होंगे, समझ लेना। और जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं वो एक वचन में भी हो सकते हैं और बहुवचन में भी हो सकते हैं। सर कैसे, मैं बताऊंगा। जैसे लड़का है, लड़का एक वचन है और लड़का का मैं क्या बना सकता हूं, लड़की नहीं बनाऊंगा, लड़का का मैं बना दूं लड़के। लड़के क्या है, बहुवचन, तो हो गया ना बहुवचन। लेकिन यहां पर मैं यहां नाम लिख दूं विनोद, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। विनोद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन। विनोद का विनोदो नहीं कर सकता, विनोदे नहीं कर सकता। सीता है, सीताएं नहीं कर सकता, सीते नहीं कर सकता। तो डियर, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरणों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है और जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं वो एक वचन में भी होते हैं और कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग बहुवचन में भी होता है। लेकिन भाववाचक संज्ञा के उदाहरण भी एक वचन में होते हैं। आगे नेक्स्ट बात और ध्यान दें, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो क्या होती है, दृश्य होती है, दिखाई देती है। जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दिखाई दे रहा हूं। और दिखाई दे रहा हूं इसका मतलब मैं भूत नहीं हूं, दिखाई दे रहा हूं इसका मतलब मैं क्या हूं, वास्तविक हूं। और वास्तविक हूं इसका मतलब मैं मूर्त भी हूं। मूर्त का मतलब जिसको छुआ जा सके। मुझे आप छू सकते हैं, सर आप तो दूर हैं, कैसे छू सकते हैं,
आप अपने को छू लो, कोई आपको छू लेगा, है ना, दूर हो सकता है लेकिन छू सकते हैं, कभी मौका मिले तो छू सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चित नाम होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एकवचन होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होती है, अर्थात हम उनको देख सकते हैं, वास्तविक होती है और उनको हम छू भी सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, जातिवाचक संज्ञा को भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा भी क्या होती है डियर, वास्तविक होती है, और वास्तविक होती है इसका मतलब वो क्या भी हो सकती है, मूर्त भी हो सकती है, अर्थात इसको भी हम छू के देख सकते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा है वो क्या होती है, अदृश्य होती है डियर। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, अदृश्य। और अदृश्य का मतलब जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देगा वो क्या नहीं होगा, जो दिखाई नहीं देगा वो क्या नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। और वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा, फिर अवास्तविक होगा। और अवास्तविक होगा इसका मतलब वो क्या होगा, अमूर्त होगा। और अवास्तविक होगा इसका मतलब हम उसको छू नहीं सकते। सीधी सी बात सर, हमें समझ में आ रहा है? तो आ रहा है तभी तो बता रहा हूं, है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आए, है ना। बस आप परेशान होना बंद कर दीजिए, मैं हो रहा हूं परेशान आपके लिए। तो भाववाचक संज्ञा है, दोबारा समझे कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य अर्थात हम देख सकते हैं, वास्तविक और मूर्त होती है अर्थात हम उनको छू सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जाति प्लस समूह का बोध होता है, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति या समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। इनको भी हम देख सकते हैं, ये भी वास्तविक होती है, इनको भी हम छू सकते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा है उनमें भाव का बोध होता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का भाव का बोध होता है और ये अदृश्य होती है। क्यों? क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती। और ये अवास्तविक होती है क्योंकि दिखाई नहीं देती, वो अवास्तविक होगी। और इनको हम छू भी नहीं सकते क्योंकि जो देख ही नहीं सकते उसको छुएंगे कहाँ से। जैसे डियर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ पूजा, विनोद, ये क्या है, ये व्यक्ति हैं और व्यक्ति का क्या है, एक निश्चित नाम है। व्यक्ति है और व्यक्ति का निश्चित नाम है और एक वचन है, दृश्य है, वास्तविक है, मूर्त है। तो क्या है, व्यक्तिवाचक। मैं कहता हूं अपने आप पहचान जाओगे कि कौन सी संज्ञा। हम बता सकते हैं कि सर ये व्यक्तिवाचक। मैं कहता हूं पढ़ाने का मजा तब आता है जब मेरे पढ़ाए हुए उदाहरण नहीं, दुनिया का कोई सा टॉपिक पढ़ाने के बाद में, संज्ञा पढ़ाने के बाद में दुनिया का कोई सा भी उदाहरण आपको जो कोई भी दिखाई दे, आप बता सकते हैं सर इसमें वो संज्ञा है। मैं कहूंगा क्यों, तो आप कारण बता देना, है ना। तो यहां पर मैं बात करूं जातिवाचक में कि लड़का। अब लड़का तो जाति है, लड़का तो क्या है, जाति है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति है। और लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए इसमें समूह का भी बोध हो रहा है। इसमें समूह का भी बोध, लड़का एक जाति है, समूह का भी बोध हो रहा है। बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, जैसे कक्षा में बैठे हैं, मैं कह दूं लड़के खड़े हो जाओ, तो लड़कियों को तो कोई टेंशन नहीं। अब लड़का भी कौन सा, निश्चित नाम नहीं है और लड़के बहुत सारे हैं, समूह का बोध हो रहा है, इसका मतलब ये जातिवाचक संज्ञा है। अलग अलग उदाहरणों की बाद में बात करेंगे। मैं यहां पर बात करूं शहर, जैसे आपका दोस्त आपके घर पे आता है और घर वालों को पूछता है कि मुकेश कहाँ गया, घर वाले कहेंगे मुकेश तो शहर गया। शहर भी कौन सा, शहर बहुत सारे होते हैं, शहर एक जाति है, गांव नहीं गया वो शहर गया है ना। शहर एक जाति है और बहुत सारे शहर होते हैं, समूह का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा जैसे प्यार, मोहब्बत हो गई, वह उससे क्या करता है, ईर्ष्या करता है। तो प्यार, ईर्ष्या, इनको देखा नहीं जा सकता, ये सदैव एक वचन में होती हैं, अदृश्य होती हैं। कोई व्यक्ति किसी से जलता है, कोई व्यक्ति किसी उससे उछल के गले मिलता है, इसका मतलब प्यार हो गया। लेकिन हम प्यार को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हमने कभी देखा है क्या प्यार कितना बड़ा होता है। तो इस प्रकार के ये क्या होते हैं, तीनों क्या हो गए, उदाहरण। अब हम एक एक जो संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक के उदाहरण को हम पढ़ेंगे। जैसे मैं व्यक्तिवाचक के उदाहरण को ले लेता हूं। व्यक्तिवाचक के उदाहरण आपको अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे मैं यहां पर व्यक्तिवाचक के उदाहरण लूं, मैं यहां पर नाम लिखूं
मोहन, शंकर, महावीर, है ना। और यहां पर मैंने लिख दिया गंगा, यहां पर मैंने नाम लिख दिया हिमालय, यहां पर मैंने नाम लिख दिया हिंदी, यहां पर मैंने नाम लिख दिया दिवाली, यहां पर मैंने नाम लिख दिया सूर्य, यहां पर मैंने नाम लिख दिया पृथ्वी, यहां पर मैंने नाम लिख दिया सोमवार। अब डियर ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बोलो क्यों? मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, निश्चित नाम है। शंकर निश्चित नाम है। महावीर किसी व्यक्ति का निश्चित नाम है। ये सारे एक वचन में है। इन सबको देख सकते हैं, देख सकते हैं इसका मतलब वास्तविक है, वास्तविक है मतलब हम छू सकते हैं। सारे के सारे उदाहरण एक वचन में है, निश्चित नाम है। अब जातिवाचक का बताऊंगा तो और ज्यादा समझ आएगा, है ना। गंगा एक नदी का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, हिंदी एक पुस्तक का नाम है, दिवाली एक त्योहार का नाम है, सूर्य ग्रह का नाम है, पृथ्वी भी ग्रह का नाम है और सोमवार भी वार का नाम है। नेक्स्ट जातिवाचक के उदाहरण की बात करूं, जातिवाचक आपको पता चल जाएगा अपने आप। जातिवाचक के उदाहरण, मैं सब कुछ बातें बता रहा हूं, सारी बातें ध्यान से सुनना। अब मोहन की जगह मैं यहां पर क्या लिख दूं? लड़का। लड़का तो जाति है, बहुत सारे लड़के हैं, समूह का बोध हो रहा है। इसका मतलब कौन सा लड़का? निश्चित नाम ही नहीं है। लड़के को देख भाई भाववाचक जातिवाचक में तुलना करें तो भी देख, लड़के को देख सकते हैं यार, भाववाचक तो नहीं हो सकती। और निश्चित नाम नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं हो सकती। अरे डियर, जब व्यक्तिवाचक नहीं हो सकती, भाववाचक नहीं हो सकती, बच्चा क्या जातिवाचक? कई भी जाति ऐसी होगी पता नहीं चले, तो ऐसा तो कर सकते हैं लड़के को तो हम देख सकते हैं, इसका मतलब भाववाचक तो कन्फर्म नहीं है। व्यक्तिवाचक इसलिए नहीं है क्योंकि निश्चित नाम नहीं है। अब लड़का क्या है? जाति है और बहुत सारे लड़के होते हैं। दूसरी बात, लड़का का लड़के भी कर सकते हैं। और जिस शब्द का बोले तो एक वचन का बहुवचन बना सके वो क्या होती है? जातिवाचक। बहुवचन का प्रयोग केवल और केवल जातिवाचक संज्ञा में होता है। लड़का, यहां पर मैं बात करूं लड़की, है ना। यहां पर मैं बात करूं नदी, नदियां बहुत सारी हो। पहली बात तो नदी का नदियां हो सकता है, मतलब किसी शब्द का बहुवचन बना करके देख लें। नदी का नदियां बनता है, लड़का का लड़के बनते हैं, लड़की की लड़कियां बनती हैं। बहुवचन हो रहा है और बहुवचन और इसका मतलब जातिवाचक हो जाएगा। यदि फिर भी पता नहीं चले तो शब्द का बहुवचन बनाने की कोशिश करें और बहुवचन बन गया तो जातिवाचक हो गया। मैं यहां पर पर्वत की बात करूं, पर्वत का क्या हो सकता है? पर्वतों, पहली निशानी तो ये। दूसरी बात, पर्वत क्या है? एक पर्वत क्या है? पहाड़ है, लेकिन पहाड़ का नाम नहीं है। पर्वत तो बहुत सारे हो सकते हैं, अरावली है, हिमालय है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है। इनका नाम होता तो व्यक्तिवाचक में चले जाता, है ना। नदी का नाम जैसे मैंने गंगा ले लिया, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडक, कोसी, ये नदियों के नाम देती है तो किसमें जाएगा? व्यक्तिवाचक में। नाम नहीं दिया तो समूह और जाति का बोध हो रहा है। और मैं यहां पर नाम लिख दूं पुस्तक। डियर, पुस्तक का पुस्तकें हो सकता है। पहली बात तो बहुवचन होने के कारण जातिवाचक है। भाई पुस्तक का पुस्तकें कर सकते हैं, बहुवचन हो गया। और जिस शब्द का बहुवचन बनाए तो क्या होगा? जातिवाचक। और पुस्तक कौन सी? निश्चित नाम नहीं है, इसका मतलब व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। और पुस्तक को हम देख सकते हैं तो भाववाचक नहीं हो सकता, क्योंकि भाववाचक में तो अदृश्य होता है, इसका मतलब जातिवाचक होगा, है ना। पुस्तक, है ना, पुस्तक का नाम दे दिया मैंने हिंदी, तो यहां पर व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन यहां पर नाम नहीं दिया। पुस्तकें बहुत सारी होती हैं, जाति है, पुस्तक बहुत सारी हो गई, इसका मतलब समूह है तो जातिवाचक हो गया। यहां पर मैंने नाम लिख दिया त्योहार। त्योहार का नाम नहीं दिया, यहां पर त्योहार का नाम दे दिया दीपावली, होली, ये तो क्या नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहां पर नाम नहीं दिया तो क्या हो गया? जातिवाचक। यहां पर मैंने दे दिया ग्रह। ग्रह तो बहुत सारे होते हैं, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, शनि, है ना, पृथ्वी, सूर्य, ये सब ग्रह नाम देते हैं तो व्यक्तिवाचक में। नाम नहीं दिया तो जातिवाचक, है ना। यहां पर दे दिया मैंने वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये तो क्या है? नाम दे दिया वार का एक निश्चित नाम तो व्यक्तिवाचक। नाम नहीं दिया तो जाति प्लस समूह है, ठीक है। अब मैं भाववाचक के उदाहरण लिखाता हूं। भाववाचक के
उदाहरण। भाववाचक में जैसे मैं लिख दूं यहां पर प्यार, डियर, ध्यान रखना प्यार को देख नहीं सकते महसूस करते हैं। ईर्ष्या, देख नहीं सकते महसूस कर सकते हैं। क्रोध, जब आप किसी को मारते हो, डियर क्रोध, गुस्सा 10 मिनट के लिए आता है और 10 मिनट के गुस्से में, हिंदी कहती है कि 10 मिनट के गुस्से में आप शांत रहिए, और यदि आप उस गुस्से का मुकाबला करोगे, आगे बढ़ोगे, जब गुस्सा आता है तो आगे बढ़ने के बजाय व्यक्ति को पीछे हटना चाहिए, वरना तो 10 मिनट का गुस्सा या तो मरवा सकता है या मार सकता है, नुकसान ही होगा। तो ये क्रोध, किसी व्यक्ति को मतलब वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, हम कहेंगे उसको गुस्सा आ गया। आपने देखा होगा कभी गुस्सा कितना बड़ा होता है, कितने किलो का होता है, कितना बड़ा होगा, हैंडपंप जितना बड़ा है, कितना बड़ा है, देख नहीं सकते महसूस कर सकते हैं, और महसूस कर सकते हैं इसका मतलब वो भाववाचक संज्ञा है क्रोध। और यहां पर मैं लिख दूं प्रेम, प्रेम भी एक भाव है, व्यक्ति आ गया तो व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन वरना क्या होगा भाववाचक। यहां पर मैं बोल दूं अमीरी, अमीरी, गरीबी, है ना, आगे और भी सुख दुख, सत्य झूठ, अच्छाई बुराई भलाई, ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा है। दूसरी बात, यदि किसी शब्द में प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाए, प्रत्यय का, तो वो भी भाववाचक में बनेगी। आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के बारे में हमने जान लिया, उनके उदाहरणों के बारे में हमने जान लिया, कुछ विशेष नियम भी है, उन नियमों के बारे में जांच करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि भी संज्ञा का पद परिचय करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि परीक्षा में संज्ञा का कोई शब्द आ गया और अंडरलाइन करके पूछ लिया गया कि इसका पद परिचय करो, तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, हम क्या करेंगे वहाँ, उसकी बातें हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।